अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। नैयर मसूद की कहानी, मिस्कीनों का अहाता। घर छोड़ते वक्त मेरी उम्र 22-24 साल की रही होगी। घर छोड़ने का सबब मेरे बाप का रवैया था। उन्हें शिकायत थी कि मेरी आदतें बिगड़ गई हैं। अब सोचता हूं तो उनकी शिकायत सही मालूम होती है और वो अपने तौर पर जो मेरी मसरूफियतों का सुराग लगाते रहते थे वो भी सही मालूम होता है। लेकिन उस वक्त मुझको ये सब उनकी बहुत ज्यादती नजर आती थी जिसकी मैं अपनी माँ से शिकायत करता रहता था। मुझको सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि बाप को जब भी मेरी किसी नाशाइस्ता हरकत का पता चलता तो वो अनजान बनकर मुझसे पूछगछ शुरू करते और चाहते थे कि मैं खुद कबूल कर लूं कि मैंने क्या किया है। इस पूछगछ में बाज मर्तबा बहुत देर लगती थी, इसलिए कि वो बहुत दूर से बात शुरू करते थे और बीच बीच में गैर मुताल्लिक बातें भी पूछते रहते थे। मुझको शुरू ही में अंदाजा हो जाता कि उनको पूरी बात मालूम हो चुकी है, लेकिन मैं भी उनके सवालों का दो टूक जवाब नहीं देता था और बीच बीच में गैर मुताल्लिक बातें छेड़ देता था। इस पर वो बहुत उलझते थे। आखिर उनकी जिरहों का सामना करते करते मेरे आसाब जवाब देने लगे। एक दिन वो किसी बात पर पहले से ही गुस्से में थे। इसके साथ ही उनके पास एक गुमनाम खत आया जिसमें मेरी किसी ताज़ा हरकत का बहुत तफसील से जिक्र था। उस दिन गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। मैं बाहर से जला भुना घर में दाखिल हुआ। उन्होंने मुझको देखते ही जिरह शुरू कर दी। पानी पीने का भी मौका नहीं दिया। उस दिन मेरा सर घूम गया। मैंने उनसे बदतमीजी से बात की और यहाँ तक कह दिया, जब आपको मालूम है तो इस नाटक की क्या जरूरत है। नाटक के लफ्ज पर वो गुस्से में थरथराने लगे। मुझको बहुत कुछ कहा और आखिर में कहा, मेरी हक हलाल की कमाई तेरी आवारगियों के लिए नहीं है। इससे अच्छा था कि तू इस घर में पैदा ही ना हुआ होता। मेरा भी दिमाग खराब हो गया। अब तो पैदा हो गया हूं, मैंने कहा, लेकिन इस घर के लिए आज से मरा जाता हूं। ठीक है, वो बोले, हमारे लिए आज से तू मर गया। मेरी माँ सीधी सादी औरत थी। मेरे बाप से डरती भी थी और मेरे जिद्दी मिजाज से भी वाकिफ थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकी। मैंने अपने दो एक जोड़े एक थैले में रखे और उसी वक्त घर से निकल गया। ड्योढ़ी में अंधी नानी हमेशा की तरह चटाई पर बैठी छालियां काट रही थी। मेरी चाप सुनकर बोली, ए भैया, अभी आए और अभी चले। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ड्योढ़ी से बाहर निकल आया। सीधा मुराद मियाँ के अड्डे पर पहुंचा। वो जुआ खिलाते थे और उनसे मेरा मिलना जुलना मेरे बाप को खास तौर पर नागवार होता था। उनके बाप मेरे बाप के दोस्त थे। उनको जुए की लत थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी दौलत उड़ा दी थी। फिर उन्होंने कर्ज ले लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया और जब कर्ज हद से बढ़ गया तो एक दिन अफयून खाकर खुदकुशी कर ली। वो मेरे बाप के भी मखरूस थे। बाप को उनके हराम मौत मरने का भी अफसोस था, अपनी रकम डूबने का भी, और सबसे ज्यादा अफसोस इसका था कि उनकी हलाल कमाई जुए में उड़ा दी गई। उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि मुराद मियाँ जुए का अड्डा चलाते हैं, इसलिए वो उनसे बहुत चिढ़ते थे। लेकिन मुराद मियाँ बड़े फख्र से कहते थे कि उनके अब्बा ने जो पैसा जुआ खेलकर गंवाया है वो अब उसे जुआ खिलाकर वापस ला रहे हैं। उन्होंने मेरे बाप का कर्ज भी अदा करना चाहा था, लेकिन बाप ने जुए की कमाई का एक पैसा भी लेना गवारा न किया और मुराद मियाँ को उनके बाप से भी ज्यादा बुरा समझने लगे थे। मैं उस वक्त मुराद मियाँ ही से मिलकर घर पहुंचा था। इतनी जल्दी मेरा फिर उनके पास जाना उनके समझने के लिए काफी था कि कोई बात हो गई है। उनको मेरे घर के हालात मालूम थे, इसलिए फौरन पूछा, बाप से लड़ बैठे हो? मैंने जल्दी जल्दी सारी रुदात सुना दी। ये भी बता दिया कि मैंने घर छोड़ दिया है, किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। कभी नहीं? मुराद मियाँ ने ताज्जुब से पूछा। और जाओगे कहाँ? कहीं भी, मैंने कहा। खाओगे कहाँ से? कोई भी काम कर लूंगा। भीख भी नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा। काम मिलना कोई आसान है? और तुम्हें आता क्या है? मुझे वाकई कुछ नहीं आता था, तालीम भी मामूली सी थी। कुछ नहीं तो मजदूरी करूंगा। मजदूरी? मुराद मियाँ बोले, 3 दिन में बोल जाओगे। मुझे भी ख्याल आया कि मजदूरी करना भीख मांगने से भी ज्यादा मुश्किल है। आखिर मैंने कहा, मुराद मियाँ आप ही कुछ बताइए। अच्छा पहले कुछ खा पी लो, उन्होंने कहा। मुझको 1 गिलास पानी पिलवाया, होटल से कुछ खाने को मंगवाया। देर के बाद जब मैं पंखे की हवा में सुस्ता रहा था वो मेरे पास आकर बैठे। 2 एक इधर उधर की बातें की, फिर बोले, हमारी राय ये है मियाँ कि अपने घर जाओ।
आज नहीं तो 2 दिन बाद सही, बाप को नाराज करके फल नहीं पाओगे। वो मुझे पैदा करके पछता रहे हैं, कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की है। जो भी करता हूँ उनकी मर्जी के खिलाफ होता है। उन्होंने आज से मुझे मरा हुआ समझ लिया है। गुस्सा है, उतर जाएगा। नहीं उतरेगा, मैंने कहा, और मेरा भी गुस्सा नहीं उतरेगा। अच्छा तो 2-3 दिन हमारे यहाँ रहो, उसके बाद। मुराद मियाँ, अब मैं शहर में नहीं रहूंगा। अरे मियाँ ना रहना, लेकिन हमें भी तो कुछ वक्त चाहिए। इतने तुम्हारे लिए कोई तरकीब निकालेंगे। 3-4 दिन तक मैं अड्डे के पिछले कमरे में रहा। दूसरे दिन मेरे मोहल्ले के कुछ आदमी मेरा अता पता पूछते मुराद मियाँ के पास पहुंचे। मेरा ख्याल था कि उन्हें मेरे बाप ने या माँ ने भेजा होगा, लेकिन वो मेरे निकल जाने की खबर सुनकर खुद ही मुझे ढूंढने निकले थे। और ये खबर भी उनको अंधी नानी से मिली थी। नानी हमारी कोई नहीं थी, लेकिन घर के मामलात में बहुत दखल देती थी। यह सुनकर कि नानी ने मेरे चले जाने की खबर मोहल्ले में मशहूर कर दी है, मुझे और भी गुस्सा आया। मैं उन लोगों के सामने नहीं आया और मुराद मियाँ ने मेरे बारे में लाइल्मी जाहिर करके उन्हें टाल दिया। चौथे रोज वो दिन भर गायब रहे। अड्डे के लड़कों ने मेरे लिए खाने वगैरह का इंतजाम किया। रात होते वक्त मुराद मियाँ कहीं से थके हारे वापस आए। आते ही बोले, तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, अभी कुछ दिन यहीं रहो, फिर दूसरे शहर चले जाना। आपके यहाँ रहूंगा तो छुप कहाँ सकूंगा, मैंने कहा। सब मुझे पूछते हुए आप ही के यहाँ आएंगे। अरे भाई, हम अपने यहाँ रहने को कब कह रहे हैं, दूसरी जगह का इंतजाम किया है। और खाऊंगा कहाँ से? मुझे ख्याल आया कि यह सवाल तो मुराद मियाँ ने मुझसे किया था और मैंने उन्हीं से इसका जवाब मांगा था। मुराद मियाँ ने जवाब दिया, खाने का भी इंतजाम हो गया है। मैं मुफ्त खोरी नहीं करूंगा। जी हाँ, मुझे मालूम है। आज भर और मेरी हराम की कमाई खा लीजिए और रवाना हो जाइए। कल से अपनी कमाई खाइएगा। पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बस दाल रोटी का खर्च चल जाएगा। मुराद मियाँ, कुछ और बताइए, कहाँ रहना है, क्या करना होगा? अब इसको क्या पूछते हो, घर छोड़ के निकले हो। फिर उन्होंने अड्डे के एक लड़के को बुलाया। उसको अलग ले जाकर देर तक कुछ समझाते रहे। फिर लड़का बाहर गया और जरा देर में वापस आकर बोला, चलिए, इक्का खड़ा है। मुराद मियाँ ने मुझे गले से लगाया, कहने लगे, जाओ, खुदा हाफिज, तुम्हारी खबर रखूंगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैं कपड़ों का थैला लिए हुए बाहर निकला। एक मरियल घोड़े और खस्ता हाल कोचवान वाला यक्का, जिस पर मोटा चादर बंधा हुआ था, दरवाजे पर खड़ा था। बगैर पायदान के यक्के पर चढ़ने में लड़के ने मेरी मदद की। फिर पर्दा हर तरफ से बराबर किया और कोचवान से बोला, बचपन की मोहब्बत के पास पहुंचा देना। अगर जानता हूं, मुराद मियाँ ने समझा दिया है। फिर उसने घोड़े को 2-3 चाबुक मारे और यक्का एक झटका खाकर आगे बढ़ा। मैं कुछ दूर तक बचपन की मोहब्बत के बारे में सोचता रहा। अजब नाम था। क्या वो कोई औरत थी, मुराद मियाँ की कोई पुरानी माशूका? अब वो कैसी होगी, कहाँ रहती है, मुझे उसके पास क्यों भेजा जा रहा है? मेरा दिमाग उलझने लगा। लेकिन फिर यक्के के झटकों और घोड़े के गले की घंटियों की मुसलसल आवाज से मुझे नींद सी आने लगी। कभी कभी जब कोचवान बीड़ी सुलगाता तो मेरी नाक में गंधक की लपट और बीड़ी के धुएं की तल्ख बू आती और मैं चौंक पड़ता। मैं पर्दे के बाहर झांकना चाहता था, लेकिन इस ख्याल से रुक जाता कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले। हालांकि शहर में बहुत कम लोग मुझे पहचानते थे। मैंने पर्दे के अंदर ही से अंदाजा करने की कोशिश की कि मैं शहर के किन हिस्सों से गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे समतों का अंदाजा नहीं हो रहा था। मैं जिस समत का ख्याल करता, यक्का उसी समत जाता महसूस होता। कभी कभी ऐसा मालूम होता कि यक्का मेरे घर की समत मुड़ रहा है। फिर मुझे नींद आने लगी। यक्का अब जिस रास्ते पर जा रहा था उस पर बड़े बड़े खांचे थे। पै दर पै झटकों से मेरा बदन दुखने लगा, लेकिन आखिर वो रास्ता खत्म हुआ। यक्के वाले से एक पतली आवाज ने कहा, बस रोक लो। यक्का रुका। उसी आवाज ने पर्दा उठाकर मुझसे कहा, उतर आओ। मैं उतरा। यक्के पर सफर की आदत नहीं थी। बदन के कई हिस्से सुन्न हो गए थे। उतरते ही लड़खड़ा गया। यक्के वाले ने मुझे संभाला। रात अच्छी खासी आ गई थी और हर तरफ अंधेरा अंधेरा था। मैंने बोलने वाले पर नजर डाली। उसकी सूरत शक्ल का पता नहीं चलता था, लेकिन इतना मालूम होता था कि वो छोटे कद का कोई मर्द था। लेकिन उसकी आवाज औरतों की सी, बल्कि बच्चों की सी थी। मैंने उसको सलाम किया, जिसका जवाब उसने बड़े तपाक से दिया। मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे। मैंने जेब में हाथ डालते हुए यक्के वाले से पूछा, कितने? किराया मुराद मियाँ ने दे दिया है। यक्के वाला पर्दे का चादरा खोलकर तय करते हुए बोला, आओ।
उस आदमी ने कहा और एक तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे चला। यक्के वाले ने आवाज दी, ये लेते जाइए। मैं मुड़ा। वो तय किया हुआ चादरा मेरी तरफ बढ़ा रहा था। मैंने कहा, ये मेरा नहीं है। मुराद मियाँ ने कहा था आप ही को दे दूं। मैंने अपने कपड़ों में ओढ़ने की कोई चीज नहीं रखी थी। चादरा मुझे गनीमत मालूम हुआ। उस आदमी ने भी कहा, रख लो, सवेरा होते ठंडक बढ़ जाती है। इसके बाद वो एक दरवाजे में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई, आ जाओ। अंदर मिट्टी के तेल का चिराग जल रहा था, जिसके एक तरफ कच्ची दफ्ती और रंगीन कागजों का ढेर था। उसके करीब ईंटों का चूल्हा था। चिराग की रोशनी में उसका चेहरा देखकर मैंने उसे पहचान लिया। शहर के बाजारों में कई बार मैंने उसे किसी खुली हुई सवारी पर कच्ची दफ्ती और कागजों के अंबार, कभी बांस की तीलियों के गुड्डे, कपड़े की पोटलियां और पारचे लादे देखा था। वो पुख्ता उम्र का था, लेकिन उसके दाढ़ी और मूछें नहीं निकली थीं, बल्कि भवों पर भी बाल नहीं थे। इसीलिए उसकी सूरत मुझे याद रह गई थी और गालिबन इसीलिए उसको बचपन की मोहब्बत कहा जाता था। उसने बड़ी फुर्ती के साथ कच्चे फर्श पर कोई चीज बिछाई। उसके ऊपर मेरा बल्कि मुराद मियाँ का चादरा डाल दिया। सिरहाने मेरे कपड़ों का थैला रख दिया। फिर बोला, कल परसों तक चारपाई आ जाएगी। चारपाई की जरूरत नहीं, फर्श ही पर सोऊंगा। अच्छा, मैं खाना लाता हूँ। खाना मुराद मियाँ के साथ खा लिया है। वो कुछ देर तक अपने ठिकाने के बारे में बताता रहा। मैंने उसकी बातों को तवज्जो से नहीं सुना। मेरे दिमाग में आइंदा के ख्याल घूम रहे थे। आखिर वो उठ खड़ा हुआ। थक गए होगे, आराम कर लो, कल सवेरे काम मिल जाएगा। क्या मुराद मियाँ इसे मेरे बारे में सब कुछ बता चुके हैं? उसके जाने के बाद मैंने सोचा, लेकिन जल्द ही मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगीं। कुछ देर तक अजब बेसर पैर की बातें जहन में आती रहीं और उसी में किसी वक्त मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन बहुत सवेरे मेरी आंख खुली। बचपन की मोहब्बत को देखा कि चूल्हे पर एक बड़े बर्तन में कुछ पका रहा है। इतने सवेरे नाश्ता, मैंने सोचा और फिर सो गया। फिर जो आंख खुली तो दिन चढ़ आया था और वो मेरे करीब खड़ा हुआ था। उस वक्त मैंने उसे पास से देखा। उसकी उम्र मेरे अंदाजे से ज्यादा कोई 50-55 साल की मालूम हुई। फिर भी उसके चेहरे पर बचपन था। खूब सोए, उसने कहा और कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाओ, हाथ मुंह धो लो, कुछ खा पी लो, फिर काम शुरू होगा। दरवाजे के बाहर सहन था। मैं उसके साथ सहन में आया। एक तरफ कुआं था, उसके करीब गुस्ल खाना वगैरह था। यह सहन नहीं, अहाता था, जो कई मकानों के पिछवाड़ों से घिरा हुआ था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसे मिस्कीनों का अहाता कहा जाता है। मेरे शहर में अहातों के नाम पर बहुत से मोहल्ले थे और मैं करीब करीब सबसे वाकिफ था, लेकिन मिस्कीनों का अहाता मैंने नहीं सुना था। इस अहाते में कई दरख्त थे। एक दरख्त नीम का भी था। मालूम नहीं कितना पुराना था। शाखों को देखकर मालूम होता था कि उसे कई बार छांटा जा चुका है, लेकिन अब भी वो अहाते का सबसे बड़ा दरख्त था। नीम का दरख्त मेरे मकान में भी लगा था और मैं ही उसकी छटाई करता था। अहाते के उस दरख्त को देखकर मुझे घर याद आया। मैंने उसकी एक टहनी तोड़कर दातून बनाई और उससे दांत साफ करने लगा। बचपन की मोहब्बत मेरे करीब ही खड़ा था। कहने लगा, तुमको जो चीज मंगाना हुआ करे मुझको बता देना, मैं रोज बाजार जाता हूँ। मैं घर से सिर्फ चंद कपड़े और कुछ नकदी लेकर निकला था। अब दिल ही दिल में अपनी जरूरत की चीजों की फहरिस्त बना रहा था कि अहाते के एक मकान से आवाज आई, बचपन, चाय बन गई, उन्हें भी लेते आओ। अभी आए बड़ी बेगम। हम उस मकान के अकबी दरवाजे में दाखिल हुए। बड़ी बेगम 60 से ऊपर की औरत थी। रंग साफ और चेहरे पर एक शान थी, लेकिन अफलास उन पर और उनके यहाँ की हर चीज पर बरस रहा था। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने बहुत सी दुआएं दे डाली। मुझे एक फिक्रा आज तक याद है, इसलिए कि उसके बाद जब भी मैंने उनको सलाम किया उन्होंने ये फिक्रा जरूर कहा, अल्लाह इकबाल बुलंद करे। उन्होंने बगैर तश्तरी की 2 प्यालियों में हमें चाय दी और बचपन की मोहब्बत से बातें करने लगी। वो उसे सिर्फ बचपन कह रही थी। अहाते के बेशतर लोगों में उसका यही नाम था। कोई कोई उसे मोहब्बत के नाम से भी पुकारता था। बचपन की मोहब्बत उसका नाम जरूर पड़ गया था, लेकिन ये पूरा नाम बहुत कम सुनने में आता था। हम चाय पी चुके तो बचपन उठकर बाहर जाने लगा और बोला, अच्छा, हम सामान लाते हैं, बड़ी बेगम इन्हें काम समझा देना। कुछ देर में उसने दफ्ती और कागजों का अंबार बड़ी बेगम के यहाँ पहुंचा दिया। फिर वो बड़ा बर्तन संभाल कर लाया जो मैंने उसके यहाँ चूल्हे पर देखा था।
दिवाली करीब है, उसने कहा। डिब्बों की मांग बढ़ी हुई है। हम दोनों मिलकर बना लेंगे, बड़ी बेगम ने कहा। लई कम तो नहीं पड़ेगी? बचपन ने बर्तन की तरफ इशारा किया। नहीं, हो जाएगी, सब आज सेरे बनेंगे, बचपन ने कहा और बाहर चला गया। बड़ी बेगम देर तक मुझे काम सिखाती रहीं। दफ्ती को काटना, कागज काटना, उसे दफ्ती पर चिपकाना उन्होंने मुझे अच्छी तरह बता दिया और हमने डब्बे बनाना शुरू कर दिए। बड़ी बेगम के काम की रफ्तार मुझसे बहुत तेज थी, लेकिन मैंने भी बड़ी तादाद में डब्बे बना लिए। तो मुझे ये काम मिला है, मैंने सोचा, और मुझको मुराद मियाँ का कहना याद आया कि तुमको आता क्या है। अब मुझे कम से कम मिठाई के डब्बे बनाना आता था। मैंने इस तरह के डब्बे हलवाइयों की दुकानों पर देखे थे और उनमें मिठाइयाँ भी लाया था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं भी ये डब्बे बनाऊंगा। मैं शाम तक काम करता रहा। बड़ी बेगम बीच में एक बार उठी और खाना पकाकर वापस आ गईं। दोबारा उठी और मेरे सामने खाना लाकर रख दिया। मुझे झिझकते देखकर बोली, बचपन भी हमारे ही यहाँ खाता है, खाने का और काम का हिसाब भी वही रखता है। तुम्हारे पैसे भी उसी के पास जमा होते रहेंगे, जब जी चाहे मांग लेना। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, न मैंने पूछा कि डब्बों की बनवाई की उजरत क्या होगी। मुझे इसका इत्मीनान था कि अब मैं कम से कम अपने खर्च भर का कमा लिया करूंगा, और मेरा खर्च खाने के सिवा था ही कितना। कुछ दिन में हर चीज का ढब बैठ गया और मैं दिन भर में बड़ी बेगम से ज्यादा डब्बे बनाने लगा। बचपन हमें दफ्ती और कागज ला देता, लई पकाता और हम दिन भर काम में लगे रहते। मुझको अहाते से बाहर जाने की जरूरत न पड़ती थी, इसलिए कि बचपन मेरी जरूरत की मामूली चीजें ला दिया करता था। मेरी वो तमाम सरगर्मियां जो मेरे बाप को नापसंद थीं खत्म हो चुकी थीं, लेकिन मैंने यकीन कर लिया कि अब भी वो मुझे चैन से नहीं बैठने देंगे। मैं अब भी अपने घर में चोरों की तरह दाखिल हुआ करूंगा। अगर वो कहीं गए हुए होंगे तो भी इस ख्याल से खलजान में मुब्तला रहूंगा कि मालूम नहीं कब वो वापस आ जाएं और मालूम नहीं किस बात पर जवाब तलबी और जिरा शुरू कर दें। इसलिए अगर कभी मेरे दिल में घर जाने का ख्याल आता भी तो मैं उसे दूर कर देता, और उस वक्त अहाते वाला नीम का दरख्त भी मुझे बुरा मालूम होने लगता था। सबसे अलग थलग रहने के बावजूद बड़ी बेगम की बदौलत मुझे अहाते के रहने वालों के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। ये ज्यादातर दस्तकार थे या दूसरे छोटे मोटे काम करते थे। इनमें औरतें ज्यादा थीं। सिलाई कढ़ाई का काम करने वालियां सबसे ज्यादा थीं। एक छोटे से खानदान की औरतें और लड़कियां कागज के फूलों की बेलें बनाती थीं। एक खानदान के पास तीलियां आती थीं और वो लोग उनको छीलकर पतंगों के कांप ठड्डे बनाते थे। छालियां कतरने वालियां भी कई थीं। उनके सरौते चलने की आवाज मुझे अपनी ड्यूढ़ी वाली अंधी नानी की याद दिलाती थी। इन सब को बचपन की मोहब्बत काम लाकर देता और इनका तैयार किया हुआ माल बाजार पहुंचाता था। रोज दिन में कई कई बार वो सामान से लदा फंदा अहाते में आता और सामान से लदा फंदा बाहर जाता था। अपना मेहनताना वो दुकानदारों से वसूल करता था। अहाते के मकीनों की रोजी का बंदोबस्त करना तन्हा उसी का काम था, और वो अहाते की सबसे अहम शख्सियत था। दूसरी अहम शख्सियत बड़ी बेगम की थी। मेरा ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरता था। अहाते वालों के खानगी मामलात में उन्हें बहुत दखल था। उनके मामूली दवा इलाज, तकरीबों की देखभाल वगैरह भी वही सबसे बढ़ चढ़ के करती थी। ये सब उनको बहुत मानते थे और सब उनको बड़ी बेगम कहते थे। बाज लड़कियां तो उन्हें बड़ी बेगम खाला कहती थीं, लेकिन मुझको ये नहीं मालूम हो सका कि वो किसकी बेगम थीं। मुझको अहाते वालों के मामलात में दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता कभी कभी मैं सोचता था कि इसका नाम मिस्कीनों का अहाता क्यों पड़ गया। वहां कोई मिस्कीन नहीं था, सब अपनी मेहनत की कमाई खाते थे। एक दिन सवेरे सवेरे बचपन ने मुझसे कहा, आज काम नहीं होगा। फिर बताया, बड़ी बेगम को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। क्यों, उन्हें क्या हुआ है? हमें कुछ भी नहीं हुआ है, अहाते से बड़ी बेगम की आवाज आई। यही बचपन पागल बनाए हुए है। पागल? बचपन ने कमरे के अंदर से कहा। कब से सीने के दर्द को पाल रही हो? कल रात भी हाय हाय कर रही थी। आज डॉक्टर के यहाँ चलना पड़ेगा। तो चल तो रहे हैं। और वो बुर्का ओढ़े हुए कमरे में दाखिल हो गईं। मैंने उठकर उन्हें सलाम किया। जीते रहो, खुश रहो, उन्होंने कहा, और फिर वही फिक्रा दोहराया, अल्लाह इकबाल बुलंद करे। मैंने फिर उन्हें नहीं देखा। वो डॉक्टर के यहाँ से सीधी अस्पताल में दाखिल कर ली गई
और 2-3 दिन के अंदर खत्म हो गईं। अस्पताल से उनकी मैयत गुस्ल खाने ले जाई गई और गुस्ल खाने से ही कब्रिस्तान पहुंचा दी गई। अहाते के बेशतर मर्द उनके दफन में शरीक हुए और औरतें उनके मकान में जमा हो गई थीं, लेकिन मैं अपने कमरे में ही बंद रहा। बड़ी बेगम नहीं रही तो मुझे एहसास होने लगा कि मिस्कीनों के अहाते में अभी तक मैं करीब करीब अजनबी हूँ। बड़ी बेगम के होते हुए मुझे किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो मुझसे खूब बातें करती थीं। अहाते के ज़्यादातर हालात भी मुझे उन्हीं से मालूम होते थे। उनको खासगी और तसर्रुफी खानों की बेशुमार तरकीबें मालूम थीं। मैं उनसे मुख्तलिफ पकवानों के बारे में पूछा करता था। ख़ास तौर पर खाना खाते वक्त हम यही बातें करते थे। बड़ी बेगम इस तरह हर पकवान और उसकी तैयारी का जिक्र करती थी कि मुझको अपने मुंह में उसका जायका महसूस होने लगता था। फिर उनका मोहब्बत आमेज लहजा था जिसे याद करके मैं बेचैन हो जाता था। बचपन अब भी मेरे लिए काम लाता था, लेकिन अब अहाते में मेरा दिल नहीं लग रहा था। एक दिन सोते वक्त मैंने बचपन से कहा, मुराद मियाँ ने तो पलटकर मुझे पूछा ही नहीं। बहुत दिन बाद याद किया, उसने जवाब दिया, नहीं, मुझसे पूछते रहते थे जब से जेल गए हैं। जेल? मैंने पूछा। मुराद मियाँ को जेल हो गई? हुई थी, मगर जल्दी ही छूट गए। उसके बाद कहीं बाहर चले गए हैं या शायद आ गए हूँ। मैं भी कब से उनकी तरफ नहीं गया हूँ, फुर्सत ही नहीं मिली। मुझको उनसे मिलना है जब से यहाँ आया हूँ। तुमने भी तो कमाल कर दिया, 16 बरसें हो गईं, अहाते से बाहर ही नहीं निकले। 16 बरस? तो मैंने अहाते ही में 16 बरस गुजार दिए हैं। मैंने सोचा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे ख्याल आया कि अहाते के कई लड़के जो शुरू में अपनी फटी हुई पतंगें जोड़ने के लिए बड़ी बेगम से लई मांगने आते थे, अब उनकी शादियां हो गई हैं, बल्कि उनमें से बास के बच्चे भी हो चुके हैं। मैंने बचपन की मोहब्बत को गौर से देखा। उसका चेहरा अब भी बच्चों का सा था, लेकिन अब वो निगाह कमजोर हो जाने की शिकायत करने लगा था। वो भी मुझको गौर से देख रहा था। आखिर उसने पूछा, अहाते से दिल भर गया? हाँ, बड़ी बेगम के बाद 2-3 दिन में चला जाऊंगा। वो कुछ उदास होकर चुपचाप लेटा रहा, फिर करवट बदलकर सो गया। मैं देर तक जागता रहा। बार बार मुझे अपने घर का ख्याल आ रहा था, लेकिन अब मुझे वहां की कोई चीज याद नहीं थी। घर में टिकता ही नहीं था। माँ इतनी बेजबान थी कि उनका होना न होना बराबर था। बाप का चेहरा जब भी ख्याल में आता, उनकी त्योरियां चढ़ी हुई नजर आती। और अब 16 बरस बाद भी मुझे घर से बेजारी महसूस हो रही थी। नीम का दरख्त अलबत्ता मुझको अच्छी तरह याद था, और अब भी मुझे उससे उन्स महसूस होता था। मुझे याद आया कि मैं बचपन में उस पर बहुत चढ़ा करता था और कई बार उस पर से गिरा भी था। कभी कभी मैं उसकी घनी शाखों में छुप कर बैठा रहता था, और मेरे बाप, जो उस वक्त मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मुझको तलाश करते फिरते थे। सवेरे उठकर मैंने बचपन की मोहब्बत को बता दिया। परसों मैं चला जाऊंगा। कहाँ? घर? उसने पूछा। शायद, मैंने जवाब दिया, लेकिन पहले मुराद मियाँ का पता लगाऊंगा। वो किसी सोच में पड़ गया, फिर बोला, अच्छा ठीक है, मैं सवारी ले आऊंगा, अपना सामान इकट्ठा कर लेना। सामान क्या है, बस बिस्तर है, बाकी चीजें एक थैले में आ जाएंगी। दूसरे दिन बचपन ने मुझे अपने पास बिठाया और एक रकम जो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा थी मुझे देकर बोला, ये तुम्हारी कमाई है, इसमें से जो खर्चा तुम पर हुआ है वो मिन्हा कर लिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। चुपचाप रकम लेकर रख ली। सुबह सुबह उसने मुझे जगा दिया। सवारी तैयार थी। मुझे किसी से रुखसत नहीं होना था। सामान उठाकर बाहर निकल आया। बचपन खामोश खड़ा था। मैंने उससे कहा, बड़ी बेगम और तुम बहुत याद आओगे। वो फिर भी खामोश खड़ा रहा। मैंने कहा, तुमसे मिलने आया करूंगा। अब भी वो कुछ नहीं बोला और मैं वहां से रुखसत हुआ। इस बार मैं पर्दे के अंदर नहीं बैठा था, लेकिन वो इलाका मेरा देखा हुआ नहीं था। बहुत देर तक अजनबी रास्तों पर चलने के बाद मेरी पहचानी हुई सड़कें मिलना शुरू हुईं और आखिर मैं मुराद मियाँ के मोहल्ले में पहुंच गया। उनके अड्डे का कहीं पता न था, लेकिन आसपास रहने वालों ने मुझे पहचान लिया। उनमें से एक ने कहा, बहुत दिन हुए। 16 बरस के बाद। मैंने कहा, मुराद मियाँ कहाँ मिलेंगे? उसने पास खड़े हुए एक लड़के से कहा, इनको हाजी मुराद के यहाँ पहुंचा दो। फिर मुझसे कहा, पास ही मकान बनवाया है। 2-3 मकान छोड़कर मुराद मियाँ का मकान था। अच्छा बना हुआ था।
मुराद मियाँ बाहर ही के कमरे में बैठे हुए थे। अब उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन उम्र में बहुत फर्क नहीं मालूम होता था। मुझे देखते ही कमरे से बाहर निकल आए, बड़ी खुशी से गले मिले, मुझे कमरे के अंदर ले गए और बोले, अरे मियाँ, तुम तो अहाते ही के होकर रह गए। हमको भी पलट कर नहीं पूछा, कब आए? अभी आ रहा हूँ। उन्होंने किसी को आवाज देकर नाश्ता मंगवाया, अपना हाल बताया कि जेल जाने के बाद उन्होंने अड्डा खत्म कर दिया और हज कराए, फिर एक और हज किया, फिर एक और, अब अपना कारोबार कर रहे हैं। मुझको पूछा कि क्या करते रहे। मेरे पास एक ही जवाब था, डब्बे बनाता रहा। मैंने उनसे अपने घर का हाल नहीं पूछा, लेकिन उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं। फिर उन्हें बताया कि अहाते की सुकूनत तर्क करके आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा, अब क्या इरादा है? जो आप कहें, मैंने कहा। मेरे पास 16 बरस की कमाई है, कोई छोटा मोटा कारोबार करा दीजिए। कितने पैसे हैं? मैंने बचपन की मोहब्बत की दी हुई रकम बता दी। वो बोले, कम है, लेकिन अच्छा, अभी 2-4 दिन हमारे साथ रहो, फिर चले जाना। मैं 2-4 दिन उनके साथ रहा। आखिरी दिन वो मेरे पास आकर बैठे और कहने लगे, तुम्हारे अब्बा से मेरे अब्बा ने जो रकमें कर्ज ली थी, उनका पूरा हिसाब मेरे पास है। मैंने हद से आकर तुम्हारे अब्बा से कहा भी कि अब मेरे पास हराम कमाई का एक पैसा भी नहीं और मैं उनका हिसाब चुकाना चाहता हूँ, मगर उन्होंने एक न सुनी और मुझे और मेरे अब्बा को बुरा भला कहने लगे। वो इस तरह खामोश हो गए जैसे कुछ याद करके कुढ़ रहे हों। मुझे भी अंदाजा हो गया कि मेरे बाप ने उनसे किस तरह बात की होगी, इसलिए मैं खामोश रहा। कुछ देर बाद वो बोले, वो पैसे मेरे सीने पर बोझ हैं, अब तुमको देता हूँ, तुम ही उनके वारिस हो। रकम बहुत बड़ी थी। अपने बाप का गुस्सा जो उन्हें मुराद मियाँ के बाप पर बार बार आता था, अब मेरी समझ में आने लगा। फिर मुराद मियाँ ने कहा, अब तुम घर जाओ, उसकी हालत दुरुस्त करो, फिर मैं कोई काम बताऊंगा। मेरा घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन अपना सामान उठाया और रवाना हो गया। मकान के सामने वाली गली वैसी ही थी जैसी 16 बरस पहले थी। मैं अपनी ड्योढ़ी के करीब पहुंचकर रुका। ड्योढ़ी से छालियां काटने की आवाज आ रही थी जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। अंधी नानी, मैंने सोचा। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे कान बज रहे हैं और मैं ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। अंधी नानी वाकई बैठी छालियां काट रही थी। चटाई भी वही सी थी। मुझे हैरत हुई, और इससे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि उन्होंने मेरे पैरों की चाप फौरन पहचान ली और ड्योढ़ी के अंदरूनी दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, बहू, भैया आ गए। इनके लिए जो सोटर वोटर तुमने बनाए हैं निकालो, इनकी पसंद के खाने पकाओ। मैं हैरान खड़ा था। आखिर मैंने पूछा, अम्मा जिंदा हैं? अंधी नानी मुझसे भी ज्यादा हैरान होकर बोली, ए भैया, इतने दिन में बैन करना भी भूल गए। मैंने कभी बैन नहीं किए थे, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने बहुत सी औरतों के बैन सुने थे जिनमें मरे हुओं को इस तरह खिताब किया जाता था जैसे वो जिंदा हों। अंधी नानी कुछ देर तक बैन करती रहीं। आखिर मैंने कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदरूनी दरवाजे में कुफ्ल पड़ा हुआ था। मैं नानी की तरफ पलटा। वो इतनी देर में अपने कमरबंद से चाबी खोल चुकी थी। बोली, भैया, चाबी तो ले लो। मैंने कुफ्ल खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। सब कुछ उलट पलट था। नीम का दरख्त अलबत्ता वैसा का वैसा ही था, बल्कि पहले से घना हो गया था। दरख्त के सिवा मुझे घर की किसी चीज को देखकर कुछ याद नहीं आया। देर तक नीम के नीचे खड़ा रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिल भी नहीं धड़क रहा था। माँ बाप की कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं। मैं उसी दिन मकान की दुरुस्ती में लग गया। अब मैं अपना कारोबार करता हूँ, जो मुराद मियाँ की मदद से बढ़ चला है। शादी भी कर ली है। कई बार मिस्कीनों के अहाते जाने का इरादा भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। किसी से पूछते शर्म आती है। बचपन की मोहब्बत को अब भी बाजारों में देखता हूँ कि किसी खुली हुई सवारी पर सामान लादे लिए जा रहा है। सामान वही होता है जो वो हमेशा लाता ले जाता रहा है, अलबत्ता दफ्ती और कागज उसमें नहीं होते। उसकी निगाह शायद बहुत कमजोर हो गई है, फिर भी मैं हाथ उठाकर उसका हाल चाल दरियाफ्त कर लेता हूँ, जिसका जाहिर है मुझे कोई जवाब नहीं मिलता।